यस एवरीवन, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को कंप्लीट किया था और मैंने यूनिट 4 रिलेटेड आपको कुछ वीडियोस भेजी थी इन्फ्लेशन रिलेटेड, राइट? तो मेरे पास टाइम होगा तो मैं इन्फ्लेशन लाइव लेक्चर ले लूंगी। और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज यूनिट नंबर 3, दैट इज अ फेडरल फाइनेंस। ठीक है, तो यू नो कि हमारे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, इट्स अ कंबाइंड स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स। हमारे में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंबाइंड तरीके से रेवेन्यू टैक्स का कलेक्शन करता है, राइट? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्चुअली स्ट्रक्चर। दो तरीके के होते हैं, दैट इज अ यूनिटरी स्ट्रक्चर एंड द फेडरल स्ट्रक्चर। दो टाइप्स कौन कौन से? वन इज द यूनिटरी and second one federal. So unitary means only central government, ठीक है, पूरा का पूरा वही रेवेन्यू कलेक्शन होता है उससे। और फेडरल में यहाँ पे क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन, या तो हम लोग जॉइंटली भी बोल सकते हैं, जॉइंटली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। ठीक है, सो हमारे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है। बाकी बहुत सी कंट्रीज है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे सब साइड आपको यूनिटरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जर्मनी, फ्रांस, यूके एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे तो फेडरल स्ट्रक्चर। सो देखो, तो यहाँ पे फेडरल फाइनेंसिंग की आपको जस्ट एक मीनिंग भी दी हुई है कि फेडरल फाइनेंस और फेडरल स्ट्रक्चर मींस द फाइनेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन द टू। ठीक है, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्लियर कट प्रोविजन दिया हुआ है कि एट एवरी लेवल अबाउट द सोर्सेज फ्रॉम विच द फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन बी कलेक्टेड टू मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे पूरे तरीके से हमारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि सेंट्रल के पास कौन से सोर्सेज है और स्टेट के पास कौन से सोर्सेज है जिससे वो टैक्स कलेक्शन, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो आपका इसमें इंपॉर्टेंट जो है, टोटल है भी कम ही क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन ही है। उसमें भी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है फर्स्ट क्वेश्चन, आपका ये मीनिंग कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। Then third question, that is a distribution system of finance between center and the states in India. And the last one, 14th Finance Commission report. ये पूछी जाती है, राइट, बहुत बार। या तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछते हैं कि भाई फाइनेंस का सेंटर और स्टेट्स के बीच में कैसा है। बाकी इतना जनरली नहीं पूछते हैं, क्योंकि अगर आपने 14th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट पढ़ लेते हो, आप उसका ओवरव्यू ले लेते हो, उसको अच्छे से पढ़ लेते हो, तो ये प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे हेडलाइंस वही है पूरे के पूरे। तो इट्स लाइक अ सिमिलर, बहुत ज्यादा सिमिलर चीजें हो जाती है। तो हम लोग इस वजह से इम्पोर्टेंट ही बताते हैं कि भाई ये वाले क्वेश्चन से करो तो बेटर ऑप्शन है, कि आते भी वही है क्वेश्चन मोस्टली। ठीक है, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, बिकॉज यू नो के कलेक्शन कैसे करना है रेवेन्यू का, टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, कैसे करेगा। अब रेलवे है, डिफेंस है, इतने सारी चीजें हैं, तो कौन क्या कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, तो वो पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ है। और 5 इयर्स की रिपोर्ट भी बनती है कि कैसे करना चाहिए, और एक चेयरमैन भी अपॉइंट किया जाता है। फेडरल फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट हम लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन थी ना कंट्री की, जिसमें 5 इयर्स के प्लानिंग होते थे, बट यहाँ पे रेवेन्यू रिलेटेड बताया हुआ है पूरा का पूरा कि रेवेन्यू किस तरीके से कलेक्ट करना है सेंटर और स्टेट को। तो वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, और
अभी लास्टली 15th कमीशन रिपोर्ट आई हुई है, 15th फेडरल कमीशन रिपोर्ट, और ये 14th जो है वो है 14th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। ये आई थिंक अप्रैल 2015 तब से स्टार्ट हुई है, दैट इज 14th फाइनेंस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना 14th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, ये काफी अच्छे से पढ़नी और काफी बड़ी भी है। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बेसिक्स एकदम कि आपको यूएसए, कनाडा, इंडिया में आपको ये फेडरल स्ट्रक्चर ही देखने को मिलता है। सो यहाँ पे क्या है, क्यों ऐसा किया गया है कि इवन फेडरल स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी कुछ चीजों को यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट हैव सफिशिएंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि आपको पता है दोनों सेंट्रल और स्टेट तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे ना बांटी हुई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी हुई है तो उनके जो रेवेन्यूज कलेक्शन है उनको भी बांट दिया गया है। So the central government must have sufficient sources of the revenue for fulfilling the requirements of social and economic responsibilities, national unity, defense, and the relationship with the foreign countries. तो ये सब उसके पास sources तो होने चाहिए ना, ये सब चीजें maintain करने के लिए। The state must have enough and adjustable sources of revenue for fulfilling the responsibilities of welfare of the people. Main काम क्या है? That is the welfare of the people, state का, and agriculture development. The center receives productive and adjustable sources of revenue by considering the first condition and for doing the provision for second condition, while the state do not receive enough resources. सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी अच्छे तरीके से रिसोर्सेज मतलब मिल जाते हैं, रेवेन्यू का कलेक्शन अच्छा हो जाता है, लेकिन स्टेट में काफी थोड़े इश्यूज होते हैं कि उनको नहीं मिल पाता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड गिव अ पार्ट, तो क्या होता है कि थोड़ा सा हिस्सा देता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, हाँ भाई मदद करता है स्टेट गवर्नमेंट की, from some taxes to the states and should give them to economic aid too, means even economical help भी करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक सा था आपका, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दैट इज योर थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले वाला नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम की नहीं है, मेन काम ये है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फाइनेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन इंडिया। तो ये आपका है पेज नंबर 93, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पूरा का पूरा, किसकी क्या जिम्मेदारी है, स्टेट को क्या करना है, सेंटर को क्या करना है, उसके पास कौन से सोर्सेज है, उसके पास कौन से सोर्सेज है, एवरीथिंग क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आते हैं 280, 300 ऐसे आर्टिकल्स यहाँ पे आते हैं जिसमें सब कुछ पूरा का पूरा लिखा हुआ है। सो तीन लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट मतलब दोनों का कंबाइन, ये दोनों कंबाइन इस चीज को लेंगे। तो तीन यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। सो मैं शुरुआत करती हूँ फेडरल सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पे दो तरीकों का बताया कि अलोकेशन ऑफ फंक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अलोकेशन ऑफ फंक्शंस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन से सेक्टर रिलेटेड। तो सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना है टोटल 97 मैटर्स। कितना है टोटल? 97 मैटर्स को कंसिडर करना है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिफेंस, न्यूक्लियर पावर, रेलवे, एविएशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, फॉरेन ट्रेड, तो ये सब पूरी लिस्ट होगी 97 मैटर्स रिलेटेड एक्सेट्रा। यहाँ पे इतनी बड़ी लिस्ट नहीं दी है बट जनरली कुछ नाम दे दिए यहाँ पे। और आपको पता ही है कि वैसे भी ये रेलवेज और ये सब कुछ तो वैसे भी सेंट्रल के हाथ में ही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में टोटल 66 मैटर्स है। तो आपसे ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन से मैटर्स रिलेटेड। तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर, फिर पुलिस जस्टिस, पब्लिक हेल्थ, हाँ पब्लिक हेल्थ इसके पास है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। और कॉन्करेंट मतलब दोनों की साथ में जिम्मेदारी,
So the combined list of center and state list include the matters like economical and social planning, social security system, industrial disputes को handle out करना, ये सब चीजें साथ में आ जाती है, सारे matters, ठीक है? So looking at the distribution of functions between the center and state, it is said that center has less responsibility compared to the states. But the main question for them is the problem of scarcity of financial resources. So they have to rely more on the center. तो देखो वैसे तो देखने जाए ना तो स्टेट के पास बहुत ज्यादा ही जिम्मेदारी है, और अब ओवरऑल कंट्री में 97 चीजें बहुत कम हो जाती है, और एक स्टेट के पास 66 मैटर्स मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, और प्लस फिनेंशियल रिसोर्सेज भी कम स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट को डिपेंड होना ही पड़ता है सेंट्रल पे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मदद करता ही है इसको बहुत सारे मैटर्स में, बहुत सारे, ठीक है। सो देयर इज मोर इंटरफेरेंस ऑफ सेंट्रल इन द वर्किंग ऑफ द स्टेट्स, तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता ही है। अब सीधी सी बात है ना, आप पैसा देगा तो इंटरफेयर तो करेगा ही करेगा कि कहाँ पे यूज किया, कैसे यूज किया, बताओ जरा। तो ये सब चीजें जनरली होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिलेटेड बताया कि फाइनेंशियल रिसोर्सेस का कहाँ से भाई सेंट्रल कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, तो इतनी बड़ी लिस्ट दी है, स्टेट की भी दी है और कॉन्करेंट की भी दी हुई है। सबको कुछ नाम अगर याद हो जाते हैं तो आपको वो लिखने, सारे तो नहीं हो सकेंगे, पॉसिबल नहीं है याद। देखो सेंटर में पर्टिकुलर सेंट्रल लिस्ट है, ये लिखा हुआ है 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 7th हम लोग शेड्यूल भी बोल सकते हैं कि 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पूरी लिस्ट लिखी हुई है, ठीक है। सो टैक्सेस, पहला चीज टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। सो एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी जितना भी टैक्सेस है, इनकम टैक्स वगैरह, वो एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटी भी पूरा सेंट्रल ही लेता है, कॉर्पोरेशन टैक्स, एस्टेट एंड सक्सेशन ड्यूटीज अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, मतलब बाकी जितना भी ये एस्टेट का जो भी टैक्स वगैरह होता है ना, हाउस टैक्स वगैरह जितना भी लिया जाता है एस्टेट पे, तो वो पूरा टैक्स एग्रीकल्चर को छोड़ के। टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स जैसे वेल्थ टैक्स, एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के। एग्रीकल्चर पे टैक्स लगता ही नहीं है, वैसे भी मैं आपको बताऊं एग्रीकल्चर पे 0 टैक्स है हमारे इंडिया में। फिर है इंडिविजुअल्स और कंपनी का जो भी वेल्थ क्रिएट होता है ना, असेट्स वगैरह, उन पे ऊपर टैक्सेस। फिर है रेट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटीज ऑन द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, सो वो आपको पता है स्टैम्प लगता है पर्टिकुलर, तो वो भी उस पे भी जो टैक्सेस वगैरह जो है, यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में या फ्यूचर मार्केट्स में, तो इसके ऊपर भी ये पर्टिकुलर जो ड्यूटीज लगती है स्टैम्प ड्यूटीज, वो भी सेंट्रल लेगा। क्योंकि पोस्ट और टेलीग्राफ पूरा का पूरा जो है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलाता है, तो वो उसके पास है, सेंट्रल के पास है पोस्ट, हाँ ये याद रखना आप लोग, पोस्टल डिपार्टमेंट पूरा। फिर टैक्सेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ न्यूज़पेपर, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट गिवन इन न्यूज़पेपर, टैक्सेस ऑन रेलवे फ्रेट, अभी रेलवे फ्रेट और फेयर्स होते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी सेंटर लेगा। फिर टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड्स और पैसेंजर्स कैरीड बाय रेलवे, सी और एयर, सो जो भी सी के थ्रू हो, एयर के थ्रू हो, रेलवेज के थ्रू तो जो भी मतलब पर्टिकुलर लोग ट्रांसफर हो रहे एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके ऊपर जो टैक्सेस है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। टैक्सेस ऑन द सेल और द परचेज ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, सो पर्टिकुलर इंटरस्टेट ट्रेड हो रहा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट। तो इंटरस्टेट वाला जो ट्रेडिंग होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, उसमें से जो टैक्स वगैरह कलेक्शन होगी। फिर यहाँ पे स्टेट की लिस्ट दी हुई है कि स्टेट क्या लेगा, स्टेट को कहाँ से पैसा मिलेगा, सो ये भी चीज लिखी हुई है। सो इसमें लिखा हुआ है लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। फिर टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एक्सेप्ट न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा उसके ऊपर टैक्सेस, बाकी कुछ भी गुड्स और सेल्स के मतलब गुड्स और कौन सा भी सर्विसेज हो, सेल और परचेज। फिर टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम पे बहुत कम टैक्स लगता है, मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे नील ही हो, कुछ ऐसी 1-2 चीजें होती है जिसके जो टैक्सेबल होती है एग्रीकल्चर में, बाकी तो एग्रीकल्चर वैसे भी उस पर कोई टैक्स नहीं। फिर टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स, सक्सेशन एंड एस्टेट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर लैंड,
एक्साइज ऑन एल्कोहलिक लिकर्स एंड नार्कोटिक्स, सो इसके ऊपर भी स्टेट लेगा। जो भी, जैसे आपको पता है कि गुजरात में जो भी जितना भी लिकर्स और ये सब का अगर सप्लाई होता भी है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है बहुत ज्यादा। सो वो टैक्स भी कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, उसको मिलेगा वो पैसा। फिर टैक्स ऑन एंट्री ऑफ द गुड्स इनटू द लोकल एरिया। फिर लोकल एरिया में देखा नहीं आपने, बीच बीच में इतना सारा टैक्स वगैरह लेते रहते हैं। फिर टैक्स ऑन मिनरल राइट सब्जेक्ट टू एनी लिमिटेशन इम्पोज बाय द पार्लियामेंट। सो मिनरल्स जो होता है ना उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह हो या क्या। फिर टैक्सेस ऑन द कंजप्शन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस ऑन व्हीकल्स, एनिमल्स एंड द बोट्स। एनिमल्स पे भी टैक्सेस लगते हैं, अब जैसे ये काऊ बफेलो ये सब खरीदते वगैरह तो ऐसे सब पर टैक्स लगता ही है। स्टैम्प ड्यूटी एक्सेप्ट दोज ऑन द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के बाकी जगह पे अगर स्टैम्प ड्यूटी यूज होती है तो वो। टैक्सेस ऑन गुड्स एंड पैसेंजर्स कैरीड बाय बोट और इनलैंड वाटरवेज। सो अगर पर्टिकुलर इनलैंड वाटरवेज हो रहा है या क्या, तो पैसेंजर्स वगैरह कुछ भी गुड्स या पैसेंजर्स जो भी हो तो वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं या क्या, उनके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह है वो स्टेट गवर्नमेंट। फिर टैक्सेस ऑन लग्जरियस इंक्लूडिंग एंटरटेनमेंट, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। तो मतलब ये जो भी हॉर्स राइडिंग होगा, कसिनो होगा, ये सब पे भी जो टैक्सेस हो, एंटरटेनमेंट पे जो टैक्स होगा वो सारा टैक्स पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट। टोल टैक्स भी स्टेट गवर्नमेंट। टैक्सेस ऑन प्रोफेशनल्स एंड ट्रेड, तो ट्रेडिंग करना या प्रोफेशनल टैक्स जो बोलते हैं हम लोग, ये प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ता है। एवरी प्रोफेशनल, जैसे सीए है, डॉक्टर्स है, इन सबको, टीचर्स, इवन हम लोगों को भी प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ता है। सो वो भी स्टेट गवर्नमेंट होगा। कैपिटेशन टैक्स, कैपिटलाइजेशन टैक्स होता है पर्टिकुलरली कैपिटल उस पे। फिर टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट अदर देन दोज कंटेंट इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को छोड़ के बाकी जितनी भी एडवर्टीजमेंट है उन सब पे टैक्स। सो ये कलेक्शन कौन करेगा? पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट। अब कॉन्करेंट लिस्ट आ रही है दोनों का कंबाइन। सो कंबाइन में चीज क्या बताई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज स्टैम्प ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिसिन, मतलब क्या क्या करेगा पर्टिकुलरली। सो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी किस पे लगाता है? मेडिसिन पे, कॉस्मेटिक्स पे। बट दीज टैक्सेस आर कलेक्टेड एंड यूज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक्चुअली कलेक्ट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। लगाता सेंट्रल गवर्नमेंट है लेकिन यूज कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। फिर है सक्सेशन ड्यूटीज ऑन द वेल्थ एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड, टैक्सेस ऑन रेलवे फ्रेट एक्सेट्रा इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर। तो यहाँ पे क्या लिखा है पर्टिकुलरली कि जो वेल्थ पे ड्यूटीज होती है एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के, यहाँ टैक्सेस रेलवे फ्रेट के होते हैं जो भी, सो वो लगाता और कलेक्ट सेंटर ही करता है, बट द रेवेन्यू ऑफ इट इज डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट्स। सो कलेक्शन उसका होगा, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा ये रेलवे फ्रेट पे जो भी टैक्सेस वगैरह जो भी होते हैं, कलेक्शन पहले वो करेगा। परसेंटेज जो भी है वो फाइनेंस रिपोर्ट में डिसाइड होगा, फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा, और लेकिन सेंटर को ही दे देना पड़ेगा, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। ऐसी चीज है रिलेटेड टू द रेलवे फ्रेट और वेल्थ पे जो टैक्स वगैरह होगा। फिर तीसरी चीज बताई कि सेंट्रल गवर्नमेंट imposes and collect taxes like income tax on the revenue except agriculture, excise duties, but some part of its revenue is distributed to the states according to the recommendation of the finance commission. वैसे इनकम टैक्स जो है वो जनरली यू नो के सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करता है, बट कुछ हिस्सा उसको एज अ स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है एज पर द फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। तो जैसा फाइनेंस कमीशन बोले, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को मदद करनी ही पड़ती है। फिर लिखा है since 1957 instead of imposing sales tax the center imposed additional excise duties on the cloth mill, sugar, tobacco, तो ये extra duties लगाई थी। its income is completely distributed on the basis of guarantee of the farmer sales tax income in the state, and the property of the central, that is union, is exempted from the state taxation and the, हाँ अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जमीनें होगी, कोई भी प्रॉपर्टी होगी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, वो स्टेट उसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं करेगा। अभी अलग अलग जगह पे होती है ना जमीनें सेंट्रल गवर्नमेंट के पे, उसके ऊपर कोई भी
टैक्स वैक्स नहीं, वो सब एग्जेम्पशन। So the parliament may pass legislation for the taxation by the central for any trading or the business activities of the state which are not the part of ordinary function of the government. So the center has been given full power on the matters which are not included in the state or the joint list. So अगर कोई भी चीज इसमें लिखी हुई नहीं है, तो मतलब काट साट के जो भी दूसरी चीज होगी वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगा, ठीक है। फिर ग्रांट एंड एड भी है कि इम्पोर्टेंट वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंक्शंस आर एंट्रस्टेड टू द स्टेट, क्योंकि वेलफेयर ओरिएंटेड जो भी काम करना है वो स्टेट गवर्नमेंट को करना है, पब्लिक वेलफेयर। तो गैप्स बिटवीन देयर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर हैव टू बी करेक्टेड, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि हमारे इंडिया में ऑलवेज एक्सपेंडिचर्स आर हाई देन द रेवेन्यू, बिकॉज हमेशा डेफिसिट बजट ही होता है, और हर एक स्टेट का भी ऐसा ही होता है जनरली। तो अभी उसको करेक्ट कैसे करेंगे? अब एक्सपेंडिचर्स जो हाई है स्टेट्स के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको मदद करता है, ग्रांट देगा, इस चीज के लिए हेल्प करेगा पर्टिकुलरली, ठीक है। So in the constitution there is always a provision in a give a grant and aid for a specific and general purposes to the states. In India, this arrangement plays an important role in center-state financial relations in India. The grants also serve the purpose of correcting interstate disparities of the resources. दो स्टेट में कुछ डिस्पैरिटी हो रही है या फिर उनको भी अगर नहीं मिल रहा है या क्या कुछ भी पर्टिकुलरली, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको मदद करेगा और उसको करेक्ट करेगा। कुछ भी डिस्पैरिटी, कोई झगड़ा है, कुछ है जिसकी वजह से दोनों स्टेट को नुकसान होगा, तो कौन करेगा ये सबको हैंडल आउट? तो सेंटर। फिर ग्रांट्स आर आल्सो हेल्प इन एक्सरसाइज ऑफ द certain measures of central control and coordination over essential welfare services and development program. So अगर ग्रांट दिया जा रहा है स्टेट को, तो सीधी सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर देखेगा भी, गाइड भी करेगा कि उसको कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से वेलफेयर सर्विसेज में यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हो रहा है, नहीं हो रहा है, डिफरेंट स्टेट्स यूज कर रही है, नहीं कर रही है, वो सब चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। तो ये सब चीजें ना एक्चुअली सब चीजें लिखी हुई है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं। तो ये ग्रांट है, इसके बदले में कुछ ले नहीं रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा समझो डोनेट कर रहा है अभी पैसा, ग्रांट है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है लोन। इवन स्टेट गवर्नमेंट को लोन भी दिया जाता है। लोन्स तो क्या होता है कि उसके रिटर्न में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा और प्रिंसिपल अमाउंट वापस भी आएगी, राइट। So loan and the grant is different. So the states are authorized to raise loans in the market, but they also borrow from the central government, which gives the later considerable control over the state. अभी borrowing ली तो सीधी सी बात है, control तो आएगा ही आएगा उसका, central government का. So during the recent year, there has been a considerable increase in the rate of annual borrowing by the states from the central. So borrowing has been made for other purposes like irrigation के लिए या फिर river programs जैसे कुछ भी डैम्स और ये सब के लिए, या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, या कम्युनिटी डेवलपमेंट, कल्चर डेवलपमेंट, इन सब के लिए, हाउसिंग के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन सब चीजों के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले सकेगा। और जितना भी हम लोगों ने देखा है तो कुछ लास्ट रिसेंट ईयर से स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा ही बोरो कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसकी भरपाई उसको करनी पड़ेगी ना स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो काफी बार ग्रांट नहीं, क्योंकि ग्रांट दिया जाता है ना तो उसकी कदर नहीं होती है। आपको पता है इतने करप्टेड मिनिस्टर्स भरे पड़े हैं स्टेट में भी और पूरे सेंट्रल में भी, तो पैसा कहाँ चला जाता है कुछ नहीं पता चलता है, बिकॉज ऑलवेज डेफिसिट है, ऑलवेज बजट हमारे इंडिया का, तो इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है और दिखता कुछ नहीं है अपने को। भाई बोलते हैं एजुकेशन में इतना खर्चा किया, हाउसिंग में इतना खर्चा किया, एग्रीकल्चर में इतना खर्चा किया, दिख कहाँ रहा है? प्रोडक्टिविटी, नेशनल इनकम, ये सब चीजें तो बढ़ नहीं रही है, राइट, बिकॉज करप्शन है यार। करप्शन तो क्या कर सकते हैं उसका। फिर है प्रोविजन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन भी भाई अभी जैसे बोले और सेंटर और स्टेट को वैसे परफॉर्म करना पड़ता है। So under the Constitution of India, it is compulsory to appoint a finance commission every 5 years. जो मैंने आपको बताया कि हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है, उसका चेयरमैन डिसाइड किया जाता है और वो पूरा का पूरा रिकमेंड करेगा सेंटर और स्टेट को, उनकी पूरी लिस्ट रेडी होगी
इसको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितना कहाँ से टैक्स कलेक्ट करना है। सो एवरी 5 ईयर प्लान ये जो फाइनेंस कमीशन बनता है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। सो 5 years in relation to changing financial conditions between the center and state. So this commission is appointed by the president of India, right? मतलब president of a country. So वो appoint करता है। और मैं आपको बता दूं तो 14 हम लोग जो पढ़ेंगे 14 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, उनके चेयरमैन है YV रेड्डी, डॉक्टर YV रेड्डी, ये चेयरमैन है। इन्होंने बहुत सारी चीजें रिकमेंड की और पूरी कमीशन रिपोर्ट दी। सो द एलिजिबिलिटी, और ये जो पूरा किया जाता है ना, ये चीज लिखी हुई है कौन से सेक्शन में, सेक्शन 280 के अकॉर्डिंग चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होता है पूरा का पूरा, ठीक है। और बनता है पूरा 300 सेक्शन, 300 जो हमारा सेक्शन चलता है उसके अकॉर्डिंग पूरा बनाया जाता है। So the eligibility criteria is decided by the parliament through the law of members of the finance commission. So जो भी फाइनेंस कमीशन में मेंबर्स होंगे वो सब तो वो डिसाइड करेंगे कि कौन कैसे चेयरमैन बनेगा क्या उनमें से। So the finance commission generally fulfills the following responsibility, क्या काम है, टू डिसाइड, उनका काम क्या है फाइनेंस ये कमीशन का, टू डिसाइड द रेशियो ऑफ शेयरिंग ऑफ टैक्सेशन इनकम बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। क्या रेशियो में एक्सचेंज होगा, कितना कितना सेंट्रल गवर्नमेंट कितना स्टेट गवर्नमेंट कौन से रेशियो में टैक्स को शेयर करेगी, क्योंकि हमारा तो शेयरिंग कैरिंग वाला ही सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। एंड द स्टेट्स एंड एलोकेशन ऑफ शेयर्स ऑफ टैक्सेशन रेवेन्यू अमंग द स्टेट्स, तो किस तरीके से स्टेट्स को अलोकेट किया जाएगा रेवेन्यू वो सेंट्रल, उसके बारे में बतायागा ये फाइनेंस रिपोर्ट के अंदर, फाइनेंस कमीशन के अंदर, ठीक है। फिर बता रहे हैं सेकेंड चीज कि टू डिसाइड द प्रिंसिपल्स विच गवर्न द पेमेंट ऑफ द ग्रांट इन एड। अभी ग्रांट मन मर्जी थोड़ी चलेगा, कुछ तो प्रिंसिपल्स होने चाहिए ना। एंड टू सजेस्ट हाउ मच ग्रांट इन एड शुड बी गिवन टू फॉर अ जनरल एंड अ स्पेसिफिक पर्पस। जनरल कामों के लिए, मतलब जनरल मतलब फॉर द वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, या कुछ स्पेसिफिक काम के लिए अगर चाहिए स्टेट को तो कितना दिया जाएगा, एक लिमिट हम लोग डिसाइड करेंगे। इसमें फाइनेंस कमीशन वो बताएगी पूरा, मतलब फाइनेंस कमीशन क्या क्या करेगी ना वो यहाँ पे बता रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, वेदर टू मेक चेंज और टू इन टाइम द एग्रीमेंट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनी स्टेट्स। सो कुछ चेंज लाना हो वो भी उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या एग्रीमेंट होना है तो वो भी फाइनेंस कमीशन पूरा हैंडल आउट करती है। और कोई भी जो भी अदर मैटर्स कंसिडर करने चाहिए, एनी अदर मैटर्स व्हिच आर गिवन टू देम। So there has been a continuous dependence of the states on the center related to the financial resources during the planning in India. Hey, पूरा dependency है states government का central पे। So the resources transferred from state center to state. एक मिनट। So the resources transferred from center to state, including partnership of the central tax, grant and loan. So central tax में से कुछ दिया जाएगा, ग्रांट दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, the state received rupees 280 crores per year during first plan on an average, and rupees 21,000 crores per year during the 7th plan. जस्ट सोचो, जब 1951 में पहला प्लान बना था तो सेंटर ने उसको 280 करोड़ रुपए दिए थे, और फिर 7th प्लान तक आने तक कितना हो गया, 21,000 करोड़। So during the first plan, 35% of the state expenditures was met by the resources transferred by the center government. मतलब ऐसा समझ लो कि 35% जितना एक्सपेंडिचर जो स्टेट का है वो तो कहां से हुआ, कैसे हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदद किया। सो करेंटली इट प्रपोर्शन अबाउट 46%। मतलब आप सोचो कि स्टेट का 46% एक्सपेंडिचर्स के लिए जो पैसा चाहिए
वो पैसा आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। Of the total expenditure of the states. Due to this, there is a transfer of resources from center to state, leading to increase in integration between center and state. So इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती ही है स्टेट गवर्नमेंट्स में। और स्टेट गवर्नमेंट्स में मैंने आपको बोला नहीं, कुछ भी करो परफॉर्मेंस उनकी क्या होगी, कैसी होगी, बिकॉज यू नो एक्चुअली पब्लिक सेक्टर क्या करता है। तो ये सब पैसा इतना है, इंडिया के पास इतना पैसा है ना, बट उसका करेक्ट सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, दोनों की फॉल्ट्स है। So there is an increase in dependence of states on center and there is a growing power and interference, और डिपेंडेंसी बढ़ता चला जा रहा है स्टेट्स का सेंटर के ऊपर, और सेंटर का इंटरफेरेंस बढ़ता चला जा रहा है स्टेट्स पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा भाई डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन system of the finance between center and state in India। ठीक है, so that's it, खत्म हो गया हमारा आंसर। और फिर है ना, आपको इसी चैप्टर के अंदर जीएसटी रिलेटेड भी इंट्रोड्यूस किया है ये वाले आंसर में, बट यू नो अबाउट द जीएसटी। और मैंने आपको इवन नीति आयोग रिलेटेड भी बताया कि प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया हुआ है, और चेयरमैन अभी नरेंद्र मोदी जी है उसके। तो दैट इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग। और प्लस जीएसटी का यहाँ पे बताया कि जीएसटी क्या है, तो आपको पता है 1 जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटी, दैट इज अ वन नेशन वन टैक्स। उसके एडवांटेजेस बताए हैं कि सब टैक्सेस को हटाकर वही एक नॉर्मल टैक्स, एक ही टैक्स, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस। अब ये बात चल रही थी 1991 से ये जीएसटी लाने की, तो आपको पता है लग्जरीज टैक्स, एंट्री टैक्स, ये वो सब टैक्स हटाकर सारे एंटरटेनमेंट टैक्स, ये जितने भी आगे हम लोगों ने टैक्सेस पढ़े सेंटर और स्टेट के, उनमें से आधे टैक्सेस तो निकाल कर सिर्फ एक ही जीएसटी ले आए हैं भाई। उनमें भी आपको पता है कि अभी क्या किया जा रहा है, जैसे अगर कोई भी गुड्स पे 18% है तो 9% सेंटर स्टेट का, ऐसा तो प्रपोर्शन डिसाइड कर दे रहे हैं कि जीएसटी का कितना। सो एडवांटेजेस बताए जीएसटी के, एंड देन वो भी बताया इवन यू नो सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, फिर यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी। ये इतना बेसिक सा भी आपको इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है, बिकॉज टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी जो टैक्स पैटर्न चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग भी चीज बताई है। देखो मैंने ये वाला एग्जांपल नहीं बताया आपको कि इफ द मर्चेंट, इसमें वही एग्जांपल बताया कि इफ द मर्चेंट ऑफ द मुंबई इज अ परचेज कंप्यूटर फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ द पुणे, the rate of GST is 18%, then this transaction is within the state है, so CGST 9, SGST 9%। तो और IGST तो कैसे होगा, क्योंकि दो स्टेट्स में अगर होता है कि गुजरात और मुंबई में अगर ट्रांजैक्शन होता है तो IGST लगता है, बाकी CGST और SGST विद इन स्टेट हो तो, ठीक है। सो इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट हम लोगों ने वही पढ़ा ना, विद इन स्टेट और दो स्टेट्स के बीच में। और आईजीएसटी पूरा का पूरा कौन कलेक्ट करता है भाई, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करता है। फिर जीएसटी रिलेटेड काउंसिल वगैरह बताया कि कौन होता है, तो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट, फिर फिनेंशियल स्टेट लेवल रेवेन्यू मिनिस्टर होगा। तो कौन कौन लोग होंगे उसके अंदर, ये जो जीएसटी के काउंसिल में पर्टिकुलर उसके मीटिंग्स वगैरह में, और क्या क्या फंक्शंस होंगे, ऐसे बेसिक सा बताया जो आप इतने टाइम से पढ़ते, आपने पढ़ा है ना जीएसटी, ये सो नो कि मैं ऐसे ही बोलती जा रही हूँ, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना आप लोगों को, हाँ या ना, थोड़ा बहुत जीएसटी रिलेटेड एवरीवन यार, अपने लोगों के सामने ये सब कुछ हुआ है। सो इवन अभी तो सिलेबस में इवन क्या बोल रहे हैं, इवन 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में डाल दिया, लगता है फूड, ये सब चीजें तो अलग अलग परसेंटेज लगता है वो तो जीएसटी का, अलग अलग टाइप ऑफ गुड्स पे, हर किसी में अलग अलग हाँ हर किसी में अलग अलग है, यस।
सो इतना बेसिक्स तो हम लोगों को पता ही है जीएसटी रिलेटेड जस्ट, ठीक है। बाकी एक हमारा क्वेश्चन बच रहा है ये चैप्टर में से, डेट इज 14th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। मैं स्टार्ट करूंगी लेकिन हमारा ना लेक्चर एंड हो जाएगा, तो मैं ना इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करूंगी। वैसे भी हमारे पास टाइम है, अभी तक आपकी आई नहीं है डेट, हम लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 14 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट मैंने आपको थोड़ा बताया है उसके रिलेटेड कि भाई आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये ऑफलाइन की डेट तो आ गई है। ऑफलाइन की डेट्स है 29 यस। बाकी ऑनलाइन की अभी हाँ तक कहाँ वो आई आ है? गई है। हाँ ऑनलाइन आप लोगों में से नहीं मोस्टली ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन ही चूज किया है ना सभी लोगों ने, आई थिंक। सो आर्टिकल नहीं, मैंने 280 के ऑफलाइन है, अकॉर्डिंग, मेरा ऑफलाइन है। ओके फाइन, कोई नहीं कोई नहीं, तो भी एक ही क्वेश्चन है हमारा जस्ट। सो आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फाइनेंस रिपोर्ट 2 जनवरी 2013 में बताई है 5 ईयर पीरियड की, मतलब ये स्टार्ट होगी 2015 से लेकर 2020 तक की। इस वजह से आपके सिलेबस में दी हुई है 14 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, ये तो उसका पीरियड एक्चुअली 2015 से 2020 तक है। और यहाँ पे जो ये वाईवी रेड्डी है, डॉक्टर वाईवी रेड्डी जो चेयरमैन है, वो है एक्चुअली रिटायर्ड फॉर्मर रिजर्व बैंक के गवर्नर, जो इस पर्टिकुलर कमीशन के फाइनेंस, ये फाइनेंस कमीशन, फेडरल फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, तो वो है फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर थे, तो वो एज अपॉइंट किए गए थे एज अ चेयरमैन। उनके साथ मेंबर्स थे सुषमानाथ, एम गोविंद राव, अभिजीत सेन, सुदीप्तो मुंडेल, डॉक्टर अजय नारायण झा, ये सब चीजें मतलब इन मेंबर्स साथ में अपॉइंट किए गए थे। और फिर स्कोप और क्या क्या बताया था इस रिपोर्ट के अंदर, कैसे किया था, तो वो सब चीजें इंट्रोड्यूस की, कैसे एलोकेशन, कितना ग्रांट, कितना परसेंटेज पर्टिकुलरली दिया जाएगा लोकल गवर्नमेंट या फिर कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी, सब बताया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में फटाफट से खाली बस यही हम लोग फटाफट कर लेंगे, ओके चलो। सो थोड़ा सा अच्छे से रीड करना है इसको, ठीक है।